नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 39। अनुसुया देवी फिर से कहने लगे, हमें नई नई लड़कियों को खोज करके उन्हें नाटक करने की कला सिखानी होगी, तभी मंडली चलती रहेगी। हमें इस पर भी काम करने होंगे। मैं देवर जी को बताऊंगी कि जल्द से जल्द चारों ओर लड़कियों की तलाश करें और उन्हें मंडली के कामकाज सिखाना होगा, ताकि मंडली लंबे समय तक चलती रहे। समय के साथ साथ मंडली के बहुत से लोग यहाँ से वहाँ हो जाएंगे, परंतु उसके काम नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे भाई साहब ने बड़ी जतन से मंडली को बनाया था, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। नाचने गाने की कला इतना आसान नहीं होता कि हर कोई उसे सीख सके, मगर कोशिश करने पर बहुत से काम आसान हो जाती है। अगर हम जरा मन लगाकर कोशिश करेंगे तो ऐसी 50 सुलोचना को तैयार कर सकते हैं। जरूरत है केवल इच्छा शक्ति की। आज नहीं तो कल हमें प्रयास तो करने होंगे। इस समय सारे जिम्मेदारी देवर जी के ऊपर है, ऐसे में देवर जी को ही प्रयास करने होंगे। पहले तो हमारे जितने भी आत्मीय परिजन हैं, उनमें लड़कियों के खोज करने होंगे। हो सकता है कि हमारे जाने पहचाने में ही बहुत से लड़कियां मिल जाएंगे। हमें किसी भी सूरत में मंडली को जीवित रखने होंगे, मगर बेटियों के भविष्य को दांव पर लगाकर नहीं, उन्हें उनके भविष्य के सुनहरे पलों से वंचित करने की बजाय उनके भविष्य को संवार कर सारे काम करने होंगे, ताकि उनके भी दुआ हमें मिल सके। समय के साथ साथ सुलोचना अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए सोचने लगी, सभी ईश्वर की कृपा है। मैं हमेशा मोहन को लेकर सोचती रहूं, यह बात तो ठीक है, परंतु ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी नहीं होगी। मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, वही हमारे लिए कोई ना कोई उपाय कर सकते हैं। मगर इस काम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है हमारा समाज और हमारे परिवार की समस्या। मेरे बिना हमारा नाटक मंडली के काम प्रभावित हो जाएगी। देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे मंडली में जितने भी लड़कियां हैं, एक तरफ से देखा जाए तो उनके दारोमदार पर ही तो मंडली चलती है, इनमें कोई संदेह नहीं है। यही हमारे समाज के विविधता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम मनुष्यों चाहे कितने भी उन्नत हो, हमारा समाज चाहे कितना भी उन्नत हो, मगर स्त्रियों के प्रति मनुष्यों के मन में अब भी बहुत से गलत भावनाएं हैं, जिन्हें दूर करना किसी के भी वश में नहीं है। और यही कारण है कि कम उम्र के तथा खूबसूरत दिखने वाली लड़कियां ही इन मंडली के मेरुदंड होती है। जैसे जैसे लड़कियों की उम्र बढ़ती चली जाती है, उनके जगह पर नई नई कम उम्र की लड़कियों को सम्मिलित की जाती है। बीते जमाने में भी ऐसे ही होती थी। यह हमारे समाज के परंपरागत विधान है कि हमेशा उनके बाजारीकरण की जाती है। कहने को तो यह लोक तथा हमारे समाज कला के प्रति समर्पित है, मगर वास्तविकता कुछ और ही है। लोग उदारीकरण की दुहाई देते हैं, मगर आज भी हमारे समाज के लोग अपनी मानसिकता को बदलने की चेष्टा नहीं करते, और उसके उदाहरण बहुत से जगह पर देखे जाते हैं। भला ही लोग महिलाओं के संरक्षण तथा प्रतिष्ठा की बड़ी बड़ी बातें करते रहें, मगर परिस्थिति में कोई खास बदलाव हुआ यह बात कहना मुश्किल है। आज भी लोग उन पर लालायित होते हैं, और यही कारण है कि उन्हें समाज में सही दर्जा देने में कुंठा बोध करते हैं। ऐसे संदर्भ में अगर विचार करें तो मैं मेरी और मोहन के प्यार को ग्रहण लगना स्वाभाविक है। एक तरफ जहां हमारे घर वाले मुझे मंडली को छोड़कर जाने नहीं देंगे, वहीं मोहन के घर वाले भी हमारे जैसे लड़की को अपने घर की बहू बनाने को परहेज करेंगे। ऐसे में इस विषय में फिलहाल मुझे कोई भी निष्कर्ष निकालने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। समय बीतता गया कि सुलोचना की मनोदशा दिन ब दिन और भी खराब होती चली गई। ऐसे में एक रोज सावित्री देवी अपने पतिदेव तथा जेठानी अनुसुया देवी से सुलोचना की दशा को लेकर चर्चा करने लगी। तब तक वहां पर विदिशा भी आ गई। विदिशा पूरे विषय को विस्तार से अपनी माँ तथा छोटी माँ को कहने लगी, जो कि मास्टर जी को भी नहीं मालूम है। आश्चर्य व्यक्त करते हुए मास्टर जी कहने लगे, गरे इतने सारे बातें हो गई है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसे में संदेह जताते हुए विदिशा कहने लगी, घर वापसी में आते समय जो दीदी दूसरी बार नदी में गिर गई थी, उस पर मुझे थोड़ी संदेह है।
दीदी के मनोदशा उस दिन अच्छी नहीं थी। पता नहीं मोहन भैया से दीदी के कुछ ऐसी वैसी बात हुई थी या नहीं, या कुछ तो ऐसा विषय था कि दीदी बहुत व्याकुल हो रही थी। सुबह चलने से पहले दोनों के बीच थोड़ा बहुत वार्तालाप तो हुई थी, मगर मुझे नहीं मालूम है कि क्या बात हुई थी। हाँ, इतना मालूम है कि दीदी एक रोज और उनके घर में जाने को जीन कर रही थी, जो कि संभव नहीं हुआ, परंतु पूरे रास्ते में दोनों के बीच और कोई वार्तालाप नहीं हुई। सभी लोग दीदी को नाव के बीच में बैठने को कह रहे थे, ताकि डर के मारे पिछले दिन की तरह पानी में गिर ना जाए, परंतु दीदी ने बीच में ना बैठकर हमारे साथ नाव के किनारे पर बैठ गई। उस दिन दोपहर को जब सभी लोग खाना खाए तो दीदी खाना भी नहीं खाई, मोहन भैया भी नहीं खाया। मैं हमेशा दीदी पर नजर बनाए रखने की कोशिश की। अचानक देखा कि दीदी छुप छुप कर रो रही है और बार बार आंचल से चेहरा पोंछ रही है, और देखते ही देखते वह गिर गई। जब तक कि मैं कुछ समझ पाती और उसे संभालती तब तक वह पानी में गिर चुकी है। उसे संभालने को मैं उसकी साड़ी पकड़ ली, परंतु उसकी पूरी पूरी साड़ी मेरे हाथों में ही रह गई और वह नदी में गिर गई। अब यह समझ में नहीं आ रही है कि दीदी खुद अपने से गिरी है या दुर्घटनावश गिर गई थी। जब मोहन भैया ने उसे डूबने से बचाया तो बार बार कह रही थी कि मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। इस बात से मुझे संदेह जग गई है। यह तो सच है कि दीदी को यह भी पता है कि अकेला मोहन भैया के अलावा और कोई उसे बचा नहीं पाएगा। अगर मोहन भैया पानी में छलांग लगाकर उसे ना बचाया होता तो दीदी नदी में ही बह जाती, वापस हमारे साथ नहीं आ पाती। विदिशा के बातें सुनकर कुछ देर तक तो सभी लोग मौन रह गए और अपने अपने हिसाब से सोचते रहे। इतने में मास्टर जी कहने लगे, मुझे याद है कि एक रोज मोहन कह रहा था कि वापस लौटते समय हम लोग एक दिन के लिए उसके घर में रुक जाऊं, मगर मैंने ही उसके प्रस्ताव को वापस कर दिया, यह सोचकर कि इतने सारे लोगों के साथ फिर से उसके घर में जाना उचित नहीं होगा। मगर मुझे नहीं मालूम है कि इसके पीछे भी कोई खास बात छुपी हुई है, क्योंकि कोई भला इस विषय में खुलकर कैसे बताते। कुमार भी मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसे में मुझे पता नहीं था कि असली बात क्या है। इतने में पत्नी सावित्री देवी कहने लगी, अगर आपको पता होता तो भी क्या उनके बात मान जाते। ऐसे में मास्टर जी कहने लगे, हाँ, यह बात तो सही है कि उस वक्त जो हालात बनी हुई थी शायद मैं उनके प्रस्ताव को मानने से इनकार करता, मगर अंदर ही अंदर इतना कुछ हो गई है, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। इतने में सावित्री देवी कहने लगी, अब चाहे जो भी बात है आप अपने बेटी को कुछ ना कहिए, बेचारी वैसे ही परेशान है। अब जो हो गई है उस विषय में कुछ कहने की बजाय हमें समस्या की हाल ढूंढना जरूरी है, क्योंकि ऐसा समस्या तो कल को किसी और के साथ भी हो सकती है। हमें समय के साथ साथ अपने आप को तैयार करना होगा ताकि ऐसी समस्या से निजात पा सके। बातों बातों में अनुसुया देवी कहने लगी, सावित्री ठीक कह रही है, हमें अपने बेटी के भविष्य को लेकर सोचने होंगे, क्योंकि अपने स्वार्थ के खातिर हम बेटियों के जीवन को तबाह नहीं कर सकते, उनके अरमानों के गला नहीं घोंट सकते। बातों बातों में अनुसुया देवी धीरे से कहने लगी, यह तो सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है कि हमारी बेटी सुलोचना को अगर उस मोहन से प्यार हो गई है तो उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग कभी इस बात को नहीं समझ पाते कि कब किसका किससे प्यार हो जाती है। यह तो एक ईश्वरीय वरदान है। मगर एक बात जो मैंने देखा है कि सभी के जीवन में सारे खुशियां नहीं मिलते, जिसके भाग्य में जो है वह तो होकर ही रहेगा। यह लड़की भी एक दुखियारी बेचारी है, अब पता नहीं आगे इसके भाग्य में क्या रखा है। जन्म के बाद उसे ना तो माँ का प्यार मिला, ना पिता का प्यार, ना अपने परिजनों के प्यार। कितने अभागा है यह लड़की, कितने पापी है वह लोग जो अपने खून को भी नकारते हैं। उसके पिता जानबूझकर अपने पत्नी को मार डाला केवल इसी बात पर कि वह समाज के नीचे दर्ज के लोग थे। जानबूझकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया,
फिर उसे स्वीकार करने में भी कुंठा करते हुए तथा जलील करते हुए मार डाला। कितना निर्दयी है, कितने पापी है। उसे तो एक दिन उसके पापों का सजा जरूर मिलेगी। तभी सावित्री देवी कहती है, दीदी उसे जब सजा मिलेगा वह तो दूर की बात है, उसे सजा मिले या ना मिले, परंतु सजा तो इस बेचारी को मिल रही है। इसका ना रहा घर का पता, ना रहा घाट का पता। उसे तो अपने माता पिता के नाम भी नहीं मालूम है। कुछ दिन और वहाँ पर रहती तो शायद उसके पिता और सौतेली माँ ने मिलकर इसे भी मार देते। अनुसुया देवी कहती है, तुम ठीक कह रही हो। शायद हमारा सौभाग्य है कि यह लड़की हमारे घर में आ गई है, परंतु हम लोग उसे कुछ ना दे सके। हमारे पास उसे देने को कुछ भी नहीं रहा कि कुछ दे सके। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।